नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और इस खास पेशकश में बात करेंगे आतंकवाद यानी आतंक पर मजहबी कार्ड की। सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर मुस्लिम कार्ड चला तो खुद ही गिर गए। बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भारतीय मुसलमानों को लेकर दुखड़ा रोया। न्यूयॉर्क के मेयर से लेकर लंदन के मेयर तक का जिक्र कर दिया। पहले देखिए वो बयान जिस पर विवाद गहराया हुआ है। आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों के हक का मुद्दा उठाते रहे। कई बार मुसलमानों के खिलाफ जातियों की बात कर चुके हैं, लेकिन उनके ताजा बयान ने इसलिए तूल पकड़ा है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के हालात बताते हुए फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम भी ले लिया। दिल्ली में हुए धमाके के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है और लगातार उसमें कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट, जांच, छापा, डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का खुलासा, और इस बीच जांच एजेंसियों के एक्शन का सेंटर बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी जहां से जुड़े डॉक्टरों ने धमाके का प्लान बनाया। जैश के हैंडलर के इशारों पर सिलसिलेवार धमाके की साजिश रची, फंड जुटाया, विस्फोटक जमा किया, और जब एजेंसियों का शिकंजा कसा तो मुख्य साजिशकर्ता उमर ने लाल किले के पास धमाका कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही अल फलाह से जुड़े डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल की जांच जारी है। यूनिवर्सिटी के खाते की भी पड़ताल हो रही है, लेकिन इस एक्शन के बीच अब अल फलाह के पक्ष में मजहब वाली आवाज उठी है। आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा मुद्दा मुसलमानों के हालात का है, लेकिन मौलाना मदनी ने इस बहाने अल फलाह का पक्ष लिया और मजहब वाला कार्ड खेल दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ डॉक्टर जैश जैसे आतंकी संगठन के इशारे पर काम कर रहे थे, उसकी जांच के बीच ऐसा बयान देने का मतलब क्या है? आतंक के मॉड्यूल के खात्मे के लिए जारी कार्रवाई पर मौलाना मदनी क्यों खफा है, या फिर मजहब वाला हवाला सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा दिखा जा सके? अब इसकी सोच और समझ पर बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। और 2 लोगों के उन्होंने नाम उसमें लिए हैं। एक नाम लिया आजम खान का और दूसरा नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी का लिया। मैं मौलाना साहब से बड़े अदब के साथ ये कहता हूँ कि मौलाना साहब, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ओनर है वो बचपन से अपराधी प्रवृत्ति का रहा है। उसने मिस्कीन, गरीब, बेवा औरतें, स्कूल टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर के साथ पैसों को लेके धोखा करी, पॉन्जी स्कीम चलाई जिसमें पैसा डबल करने की बात करके उनके पैसों को चुराया। दूसरा नाम आपने आजम खान का लिया है। आजम खान ने भी गरीबों की ज़मीन को हड़प के जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उस पे मुस्लिम बंधुओं के द्वारा ही उनके ऊपर FIR कराया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक जो खुलासे हुए हैं उससे साफ है कि आतंक का जाल कितने राज्यों तक अपना पैर पसार चुका है। किस तरह ये लोगों को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उकसा रहे थे।
और इस खौफनाक प्लान को अल-फलाह से जुड़े उमर और मुजम्मिल ही अंजाम देने में लगे थे। ऐसी सूरत में जांच पर सवाल उठाकर मौलाना मदनी ने नए विवाद को तूल दे दिया है। आज तक ब्यूरो। मौलाना अरशद मदनी के इन बयानों पर सियासी घमासान मच गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक भी जुड़े हैं। कुमार अभिषेक, देखिए ये सही है कि मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों की पर कि उनके सुधार के लिए कई चीजों को लेकर बयान देते रहते हैं, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी से उसको जोड़ना ये कुछ अजीब नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल हिमांशु, आप देखें तो बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं मौलाना असद मदनी। मुसलमानों पर बहुत बड़ा असर इनका होता है और जिस उम्र के पड़ाव पर हैं इन्हें लोग सुनते भी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश में इन्होंने जिस तरीके से दोनों को जोड़ा है, और ख़ास करके अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि सबने देखा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ है, टेरर मॉड्यूल किस तरीके से वहाँ एक्टिव था, वहाँ के डॉक्टर कितने पकड़े गए और वहां से जो टेरर में इस्तेमाल होने वाले सामान और विस्फोटक बरामद हुए। यही नहीं, उस यूनिवर्सिटी का जो लिंक है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें खुल करके सामने आई। तो इनके बयान को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अल फलाह का समर्थन किया है। ठीक है, ये अलग बात है कि वो मुसलमानों के हक की बात करते हैं, हाँ, लेकिन सुमित मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरीके का उनका बयान आया है ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है, क्योंकि इस वक्त उस पूरे यूनिवर्सिटी की जांच चल रही है, उससे जुड़े ढेर सारे लोग जांच के जद में हैं, और ऐसे में उनका बचाव इस यूनिवर्सिटी को और उसे एक जिसे कहते हैं मुसलमानों के सेवर के तौर पर प्रस्तुत करना, ये हजम नहीं हो रहा। रही बात आजम खान की, उन्होंने आजम खान से भी जोड़ा है, तो आजम खान के ऊपर भी कई तरह के आरोप हैं और अभी हाल में भी उनको दोबारा जेल जाना पड़ा है। ये जरूर है कि वो अपनी बात लगातार रख रहे हैं, अपनी तरफ से सफाई देते हैं जब भी आते हैं, लेकिन जांच का दायरा अभी भी बना हुआ है और अदालत ही उन्हें जेल में भेज रही है। तो निश्चित तौर पर दोनों को अगर एक साथ वो कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद पर भी सवाल उठा रहे हैं, और यही हो भी रहा है। कुमार अभिषेक, एक और बात, क्योंकि अरशद मदनी तो लगातार देखिए अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहे थे, लंदन का एग्जाम्पल, लेकिन भारत का एग्जाम्पल भूल गए। डॉक्टर आप कह सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक वन साइडेड अप्रोच के जरिए ही या फिर एक रहनुमा बनने के लिए ही उन्होंने किया? देखिए सुमित, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के उस नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अब चाहे अलग अलग चुनाव के रिजल्ट आ रहे हों, या जिस तरीके से SIR इस वक्त गरमाया हुआ है, और या जिस तरीके से बहुत सालों के बाद कोई टेरर मॉड्यूल इस तरीके से खुलकर आया या फिर धमाके हुए, तो सवाल उठने लाजमी थे, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। तो अब मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है उसे निश्चित तौर पर उसको स्वीकार तो कतई नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक बार भी अपने पूर्व भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम नहीं लिया, बड़े बड़े क्रिकेटर हुए उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने निश्चित तौर पर ममदानी की बात कर दी, उन्होंने लंदन मेयर की बात कर दी, और भारत ने जो भारत की जमीन से पैदा हुए बड़े बड़े जो मुस्लिम शख्स हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी को जोड़ा, उन्होंने आजम खान का नाम लिया। तो नेचुरल है, सवाल उठेंगे और बीजेपी उन्हें घेरेगी, और यही हो भी रहा है। तो खैर वो उनका अपना एक कह सकते हैं कि जो मदनी है उनका अपना एक उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, अपने लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर उन तक अपनी बात पहुंचाने का उनका जरिया है। लेकिन बिल्कुल कुमार अभिषेक, आपसे इस बड़ी खबर पर हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेसी नेता और मुस्लिम धर्मगुरु उनके बयान का समर्थन में उतर आए हैं, वहीं बीजेपी के नेता लगातार उनके बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, हमेशा से इन लोगों का डुअल कैरेक्टर रहा है। ये सब अरशद मदनी साहब हों या इनके परिवार के लोग रहे हों, इन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों को लूटने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, और दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं और अपनी दुकानें पूरी तरीके से चलाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसका फायदा कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों का क्या हश्र किया इन लोगों ने। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। इसलिए आजम खान ने डुप्लीकेट पैन कार्ड, परमानेंट
नंबर इनकम टैक्स का रखा, ठीक है, गलत है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की फर्जी डिग्री है। यहाँ लाखों वोटर्स हैं जिनका डुप्लीकेट वोटर्स हैं, लाखों आधार हैं, उनको भी जेल भेजा गया। तो अब जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूँ कि कोई गया गुप्त रूप से टेररिस्ट एक्टिविटीज किया है, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, टेररिज्म को क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते ना, बंद कर दें यूनिवर्सिटी, ये नहीं कर सकते। टीवी पर बैठकर या कैमरे के सामने हम ये तो बोलते हैं कि साहब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जैसे कांग्रेस के लिए कांग्रेस के वक्त में आप सड़कों पे निकलते थे, लाखों लाखों लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा करते थे, आज क्यों नहीं निकल रहे? हमारे जितने भी पेशवा हैं, जितने भी रहनुमा हैं, इन तमाम को आना चाहिए सामने, सड़कों पे निकलना चाहिए ताकि हम अपनी बात को रख सके। किसानों के खिलाफ एक कानून आया, सरकार लेकर आई, वो सड़कों पर निकले, उन्होंने अपनी शहादत दी, कई सौ मुसलमान किसान शहीद हुए और अंत ये हुआ कि वो तीनों बिल जो है वापस लेने पड़े सरकार को। तो अगर मुसलमान भी सड़कों पर नहीं निकलेगा और मदनी साहब जैसे लोग जो कौम के रहनुमा हैं वो सिर्फ टीवी पर भाषण देंगे, अखबार में बयान देंगे, तो कौम आगे नहीं आ सकती। सैकड़ों वाइस चांसलर्स, कुलगुरु मुस्लिम समाज से है, पर इस तरह के भड़काऊ बयान देकर ये मुस्लिम समाज को भड़काना चाहता है। ये व्यक्ति मुस्लिम समाज के हित की बात नहीं करेंगे, उनकी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, उनके रोजगार की बात नहीं करेंगे, ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों को जिस सरकार ने खत्म किया उस सरकार की बात नहीं करेंगे। जिस तरह जो वक्फ कानून के तहत मुस्लिम समाज के गिने चुने जो ठेकेदार है वो समाज की जमीनों पर कब्जा करते थे, उसको खत्म करने का जो कानून लाए उसकी बात नहीं करेंगे। ये मुस्लिम समाज को भड़काने की बात करेंगे। मुस्लिम समाज को भी ऐसे धर्म गुरुओं से दूर रहना चाहिए जो समाज को भड़काने का, समाज को गलत रास्ते पर ले जाने की बात करते हैं। देखिए, विवाद गहराया तो मुस्लिम धर्मगुरु इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी बयान को मौजूदा वक्त में गलत बताया। जिस तरह से उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। और जिस तरह से तीन बड़े उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 3 जो लोग पकड़े गए हैं वो उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही लोग हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें काम करते रहना चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा का विषय है ये। मौलाना को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जब बम ब्लास्ट हुआ था तो उन्हें आतंकवाद के विरोध में अपना बयान देना चाहिए था। उनकी जो जमीयत उलमा हिंद है उसको आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए था। दरअसल ये पहला मौका नहीं है कि जब मौलाना अरशद मदनी के बयान पर विवाद छिड़ा हो। साल 2023 में मदनी ने उस बयान पर भी काफी बखेड़ा खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह और ओम को एक बताया गया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, मौलाना मदनी ने कहा था कि बहुसंख्यक समाज के पूर्वज हिंदू नहीं बल्कि मनु थे और वो ओम यानी अल्लाह की पूजा करने वाले थे। और चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच एक बड़ा सवाल यही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को ही आतंकियों ने अपनी पनाहगाह क्यों बनाया? क्यों पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर मौलूद के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी को चुना? एजेंसियों का एक्शन जारी है। इस बीच यूनिवर्सिटी पर शिकंजा और कसता जा रहा है। क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ? क्या यूनिवर्सिटी की आड़ में आतंकियों की मदद की जा रही थी? क्या शेल कंपनियों के जरिए साजिश रची जा रही थी? दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों की रडार पर आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई सवाल।
सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे एक यूनिवर्सिटी आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बन गई है। कैसे यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों ने आतंक की इतनी बड़ी साजिश रची। यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क की पड़ताल जारी है। इस बीच यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक एक सच खंगालने में जुटी हैं। इसी एक्शन के बीच अल फलाह के फाउंडर और चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने जावेद को 13 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और एजेंसियां 415 करोड़ के फंड की पड़ताल कर रही हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी ने कम से कम 415.10 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के माता पिता को फर्जी मान्यता के दावे करके करोड़ों रुपए हड़पे गए हैं। ईडी के मुताबिक 1990 के दशक के बाद अल फलाह ग्रुप ने तेजी से तरक्की की और एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया। हालांकि ग्रुप की वित्तीय स्थिति और उसकी संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर है। ईडी ने खुलासा किया है कि जावेद सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है और वो विदेश भागने की फिराक में था। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो विदेश भागकर जांच से बच सकता था, सबूत मिटा सकता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार सिर्फ आतंकियों से जुड़े होने के आरोप नहीं है, बल्कि ईडी की माने तो साल 2018 से अल फलाह यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ भी कर रही थी और इन्हीं छात्रों के जरिए 415 करोड़ रुपए की काली कमाई पिछले 6 से 7 सालों में अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी ने किए। ईडी की माने तो अपनी 9 फर्जी कंपनियों के जरिए जवाद अहमद सिद्दीकी इन 415 करोड़ रुपए को इधर से उधर घुमा रहा था। अब ईडी यह जांच कर रही है कि क्या इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तो नहीं किया गया।